हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके चैप्टर 2 स्वयं को समझना का आखिरी पार्ट भाग 3 पढ़ेंगे। पिछले 2 भागों में हमने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान स्वयं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन इस भाग में हम ये जानेंगे कि स्वयं की भावना विकसित कैसे होती है और किसी व्यक्ति की पहचान के विकास में कौन कौन सी परिस्थितियां, कौन कौन सी स्थितियां उसे प्रभावित करती हैं, ये हम आज के वीडियो में जान पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। स्वतत्व क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है तो स्वयं की कोई भावना नहीं होती है उसके अंदर। वो जहाँ रहता है, जिस परिस्थितियों में रहता है, धीरे धीरे वहाँ से वो बहुत कुछ अनुभव लेता है और उसकी स्वयं की पहचान बनती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप सभी ने जंगल बुक देखी होगी, चाहे वो सीरियल के रूप में देखा हो चाहे मूवी के रूप में। उसमें एक बच्चा है मोगली, वो जंगल में पहुँच गया। पैदा वो हुआ एक इंसान के घर, लेकिन वो पहुंच गया जंगल में। तो उसकी जो पहचान है वो क्या है? उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। तो स्वयं की पहचान इस पैदा होते ही नहीं होती है, धीरे 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 अनुभव के साथ साथ वो विकसित होती रहती है। और हर व्यक्ति, कोई भी हो, वो विभिन्न तरीकों के रिश्तों के जाल में हमेशा रहता है। ये रिश्ते उसके परिवार के लोगों के साथ हो सकते हैं, दादा, नाना, नानी, मामा, मामी, ऐसे रिश्ते। या वो जहाँ स्कूल में जाता है वहाँ फ्रेंड्स होते हैं, जूनियर सीनियर्स होते हैं, कार्यस्थल जहाँ कार्य करता है और जिस समुदाय में रहता है वहाँ सबके साथ कुछ ना कुछ लिंक, कुछ ना कुछ रिश्ते बने हुए होते हैं। तो स्वयं की भावना का विकास आसपास के लोगों के साथ, और हम जो कार्य करते हैं और आसपास के लोग जो हमारे बारे में सोचते हैं, उनका जो हमारे साथ व्यवहार होता है, बातचीत का तरीका होता है, वो सब कुछ मिला के स्वयं की बोध का विकास होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के स्वयं के विकास में बहुत से लोगों का योगदान होता है। और स्वयं का निर्माण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ निर्माण का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति स्वयं का बोध उसे तब नहीं होता है जब वो जन्म लेता है, यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनी एक पहचान बनाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि उसके स्वतत्व का निर्माण हो रहा है, वो स्वयं को बना रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम अनुभव प्राप्त करते हैं। वो अनुभव हमारे कार्य के आधार पर, संबंधों के आधार पर हो सकता है। हमारे विकास के साथ हमारे स्वबोध का भी विकास होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, यानी कि प्रारंभिक अवस्था जो होती है, इसमें सबसे पहले पहचान बनती है व्यक्तिगत पहचान को पहचानना। कैसे एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान को पहचानता है? आप सभी इस अवस्था से गुजरे होंगे, कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं ध्यान होगा, या आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा शुरुआती दिनों में जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को अलग अलग स्थितियों में खास नाम से पुकारते हैं, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। और बच्चा भी खुद के नाम को धीरे धीरे संबोधित करने लगता है। जैसे अलग अलग स्थितियाँ होती, कोई काम कराना तो अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा राजा, ये काम कर दो। तो इस तरीके से उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कुछ दादी अलग नाम से पुकारती है, मम्मी अलग नाम से, पापा अलग नाम से पुकारते रहते हैं। तो बच्चा अपने नाम को खुद से जोड़ना शुरू कर देता है उस समय। और इसके अलावा माता पिता और परिवार के जो
और सदस्य होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को दर्पण या तस्वीरों में दिखा कर अपनी गोद में ले लिया माँ ने और बच्चे को दिखा रही है, ये तुम हो, ये मैं हूँ, या उसका नाम ले रही हैं, ये मम्मी है, ये जो भी उस बच्चे का नाम है पर्टिकुलर, ईशान है या एनीथिंग, वो नाम लेके कह रही है ये है। तो बच्चे को वहाँ से भी स्वयं का बोध होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बोलना सीखता है वो मैं और मेरा शब्द का संबोधन करने लगता है, क्योंकि वो सबके मुंह से ये सुनता है, ये मैं हूँ, ये तुम हो, तो ये इन चीज़ों को समझने लगता है। फिर धीरे धीरे वो ये समझने लगता है कि मैं और तुम दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं। तुम का प्रयोग किसी और व्यक्ति के लिए किया जाता है और मैं का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो ये क्लियरली समझ जाते हैं कि आपका तुम का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति को संदर्भित करता है। स्वयं और बाहरी सहयोगी वातावरण के बीच अंतर, स्वयं व बाहर, दूसरी जो स्थिति है वो क्या है, रिपीट हो गया ये, स्वयं और बाहरी सहयोगी वातावरण के बीच अंतर। बच्चा जब खेलने लगता है तो अपने अंगों, विभिन्न अंगों की तरफ, माता पिता बच्चे के विभिन्न अंगों की तरफ इशारा करके उच्चारण करते हैं, तो वह केवल बच्चे को वही अंग चिन्हित करने के लिए कहते हैं। ऐसा क्या नियमित रूप से करने से बच्चा कुछ ही समय में अपने शरीर के अंग को पहचानने लगता है। ये है व्यक्तिगत पहचान को पहचानना, यानी पर्सनली बच्चा अपने आप को पहचानने लगता है। फिर है स्वयं और बाहरी वातावरण के बीच अंतर करना। अब हम इस पे आएंगे। बचपन के दौरान वह महसूस करना शुरू कर देता है कि उसके कार्यों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे बच्चे को यह एहसास हो जाता है। कैसे हम जानेंगे, वो एक उदाहरण से देखिए। जब बच्चा किसी खिलौने को छूता है तो क्या होता है, खिलौना अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाता है। तो इस प्रकार के अनुभवों से बच्चे को अपने आसपास के अन्य लोगों और वस्तुओं से अलग होने का एहसास होने लगता है कि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ से अलग हूँ। जैसा हमने अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि 18 महीने का बच्चा शीशे में अपने आप को पहचानने लगता है। दर्पण में जब वो अपना प्रतिबिंब देखता है तो वो अपने आप को पहचानने लगता है कि वह ये स्वयं है, ना कि कोई बच्चा है, ना कि कोई और बच्चा है। क्लियर। अब आता है अर्ली ईयर्स, यानी प्रारंभिक अवस्था के दौरान। इसकी हिंदी यहाँ पर नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, उसी का एक हम भाग पढ़ रहे हैं। कारण और प्रभाव के बीच संबंध। 2 पार्ट हमने पहले पढ़ा। पहला था व्यक्तिगत पहचान को पहचानना, दूसरा है स्वयं और बाहरी पर्यावरण के बीच अंतर करना। अब तीसरा है कारण और प्रभाव के बीच अंतर। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है और बात करने में सक्षम हो जाता है, वो बात करने लगता है अपने माता पिता से और अन्य सदस्यों से। स्वयं के बारे में बच्चा बात करने लगता है और पेरेंट्स भी उनको कारण बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे बच्चा कुछ भी करता है तो पेरेंट्स पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, या तुम्हें ये कैसा लग रहा है। कुछ खाने को दिया, बोला कैसा लग रहा है, तुमने ये चीज़ उठा के क्यों फेंकी। इस तरीके से बच्चे से पेरेंट्स क्वेश्चन करते रहते हैं, भाई बहन क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये बच्चे को ये समझने में मदद करता है कि वह क्या कर रहा है। वो एक अनुभव लेता है और उन कार्यों के बीच क्या कारण है बच्चा वो भी जानता है कि ये काम किया मैंने तो इस कारण से किया। कोई चीज़ सपोज एक कप उठाया और हाथ से वो फेंक दिया तो उसको कारण जानेगा कि ये गर्म बहुत था इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। तो इस तरह से वह स्वयं को परिभाषित करने में एक बच्चे को ये सारी चीज़ें मदद करती हैं कि कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है। अब आता है कि मौखिक सामाजिक संपर्क के माध्यम से स्वतंत्र और पहचान की भावना का निर्माण। आपने अक्सर देखा होगा कि जो
बच्चे हैं वो आसपास के लोगों की बातों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। आसपास के जो लोग हैं, जो वस्तुएं हैं, वो उनकी क्षमताओं के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में जो भी प्रतिक्रिया देते हैं आसपास के लोग, वो उनको स्वत्व का बोध कराते हैं, सेल्फनेस की पहचान कराते हैं। कैसे कराते होंगे? जैसे कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 5, 6, 7 साल का, उसने खाना खाया और टेबल को क्लीन कर दिया, तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने तो बिल्कुल साफ कर दिया। बच्चा अपनी चीज़ों को समेट के रखता है, बहुत अच्छा है बच्चे, अच्छे बच्चे हो तुम, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अब इससे क्या होता है कि बच्चा को एक प्रोत्साहन मिलता है और वो स्वयं के बारे में अपने विचारों से वो जुड़ता चला जाता है, और धीरे धीरे बच्चा अपने देखभाल करने वाले और अन्य लोगों के साथ, चाहे वो मौखिक रूप से बात करता हो या सामाजिक वार्ता के माध्यम से, अपने आप को, आत्म को और पहचान की भावना को निर्मित करता है, और धीरे धीरे वो भावना विकसित होती जाती है। तो इसीलिए बच्चों से ज़्यादातर पॉजिटिव वे में बात करना चाहिए, जिससे उनके अंदर अपने बारे में पॉजिटिव थॉट्स ही आए। बच्चे को ये ना लगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, उनको प्रोत्साहन देना ज़रूरी होता है। स्वयं बोध की पहचान की भावना विकसित करना, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ और आइडेंटिटी, कैसे कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति भिन्न होता है, आपस में अलग अलग होता है। जुड़वा बच्चों के अलावा हर व्यक्ति के जीन विशिष्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव अलग होता है। एवरीबडी हैज, एक ही चीज़ के सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, और यदि किन्हीं कारण से अनुभव एक जैसे भी होते हैं तो क्या होता है, उन अनुभवों पर वो अलग से प्रतिक्रिया करने लगता है। जैसे कि दो भाई बहन हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनकी जो आत्म पहचान है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस सेम है, वो अनुभव एक तरीके से करते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही परिवार के अंदर रह रहे हैं, एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन उनकी हर एक चीज़ को लेकर प्रतिक्रिया, अनुक्रिया अलग अलग हो सकती है। सिर्फ जुड़वा बच्चों को अलावा हर बच्चे लगभग विशिष्ट होते हैं। आपने पहले भी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, विकास के सिद्धांत में, कि एवरी चाइल्ड इज देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में पहचान का गठन। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है एक व्यक्ति के जीवन का, बहुत ही टेंशन वाला, जिसको हम समय कहते हैं, स्ट्रेस का, तनाव और दबाव का समय है ये। तो इस समय पहचान का गठन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं? किशोरावस्था तीव्र विकास की अवस्था होती है, और हर किसी का किशोरावस्था अलग अलग होती है, जीवन का एक अलग काल है, बहुत ही अनूठा समय है। लड़के और लड़कियां अपने अनुभव और विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से, जो उनके अंदर फिजिकल, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं, हार्मोन के परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी वजह से वो अपने अंदर एक खुद की अनूठी छवि को विकसित करने लगते हैं। स्वयं की अवधारणा किशोरों में, मैं कौन हूँ, ये एक बड़ी चुनौती है। बहुत ही कंफ्यूजन का समय है, जैसा मैंने पहले बताया। इस समय मैं कौन हूँ एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि किशोरों पर कुछ कारक हैं जैसे जिनका प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, जैसे जैविक, शारीरिक, अनुवांशिक, वातावरण, समाज व संस्कृति, संचार के माध्यम और शिक्षा। ये सभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हर एक बच्चे पे इन कारकों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि व्यक्तिगत भिन्नता होने का आधार होते हुए भी किशोर जो है स्वयं की पहचान बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न कारक और उनका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति
कि किशोरावस्था में उनकी पहचान पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था के दौरान पहचान के गठन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन सबसे पहले आता है। एक किशोर में जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंग, परिवार और सहकर्मी संबंधों का प्रभाव, भावात्मक परिवर्तन और संज्ञानात्मक परिवर्तन, ये सभी चीज़ें एक किशोर की पहचान को प्रभावित करते हैं। चलिए इनको डिटेल में जानते हैं। जैविक एवं शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें सार्वभौमिक भौतिक एवं जैविक परिवर्तन द्वारा उन्हें चिन्हित किया जाता है, और जो विशेष होते हैं, इस समय जो परिवर्तन होते हैं वो विशेष होते हैं। जैसे वृद्धि स्फुरण होता है, शारीरिक अनुपात में वृद्धि होती है, आंतरिक अंगों का विकास होता है, लैंगिक परिवर्तन होते हैं। ये सारे परिवर्तन शारीरिक जैविक रूप से एक किशोर में होते हैं। तो किशोरावस्था के आरंभ में जो तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होते हैं उन्हें हम वृद्धि स्फुरण कहते हैं, और इसी समय यौनारंभ भी शुरू हो जाता है, जिसको प्यूबर्टी इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो यौन परिपक्वता का तात्पर्य है वो समस्त शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि ये अवस्था यौन परिवर्तन की अवस्था, वो समस्त शारीरिक परिवर्तन जिसके कारण किशोर किशोरियों प्रजनन के योग्य बन जाते हैं। और लड़कियों में यौन परिपक्वता की आयु वो 11 से 13 साल होती है, जबकि लड़कों में 13 से 15 साल की होती है। आमतौर पर इस समय लड़कियों को मेनार्ज पहला मासिक धर्म की शुरुआत होती है, और यही यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। लड़कों के लिए कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि उनका यौवन आरंभ कम हुआ है, लेकिन कभी कभी जो मापदंड उपयोग किया जाता है वो है शुक्राणुओं के उत्पादन से। यौवन आरंभ जो है उस पर संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न संस्कृतियों में इसकी औसत उम्र अलग अलग हो सकती है, और नॉर्मली लड़कियों की 11 से 13 और लड़कों की 13 से 15 साल होती है। अब इस अवस्था में कुछ शारीरिक एवं जैविक जो परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से हैं। लड़कियों की बात की जाए तो स्तनों की प्रारंभिक वृद्धि हो जाती है, वर्णित जघन बाल उसके प्यूबिक हेयर्स उत्पन्न हो जाते हैं, अधिकतम वृद्धि की आयु होती है, मुहासे और पिंपल्स होते हैं, मेनार्च यानी मासिक धर्म की शुरुआत होती है, होठों और गालों पर छोटे मुलायम बाल या रोएं उत्पन्न होते हैं। जबकि लड़कों में अंडकोश का विकास हो जाता है, आवाज़ में परिवर्तन शुरू हो जाता है, बगल एवं जांघों में बाल आ जाते हैं, वीर्य की उत्पादन शुरू हो जाता है, अधिकतम वृद्धि की आयु होती है, आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है, आवाज़ बिल्कुल भारी हो जाती है, और दाढ़ी का विकास होने लगता है। तो जब भी यौवन की शुरुआत के साथ शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन सबके सार्वभौमिक हैं, और व्यक्ति इन परिवर्तनों का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव संस्कृति एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न भिन्न पड़ता है। हर एक संस्कृति पर अलग अलग प्रभाव डालता है, और जबकि सबका परिवर्तन जैविक और शारीरिक परिवर्तन एक तरह से होता है। तो इस अवस्था में परिवर्तन के कारण क्या होता है, बच्चे अपने आप को और लोगों से अलग समझने लगते हैं, अलग तरह सा उन्हें फील होता है, और अक्सर अगर उन्हें सही जानकारी नहीं होती है, सही ढंग से लोग व्यवहार नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे हीन भावना का शिकार भी हो जाते हैं। इस अवस्था को तनाव की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत तनाव होता है अपने शारीरिक परिवर्तन को लेकर, अपने फ्यूचर करियर को लेकर कि भविष्य में उन्हें क्या करना है। और मासिक धर्म की शुरुआत भी कष्टप्रद होती है, और जो कई जगहों पर इसको अलग ढंग से देखा जाता है मासिक धर्म को,
तो वो भी स्थिति इस किशोरियों की अस्पष्ट होती है उनके लिए। कई बार बहुत सारी रोक टोक और पाबंदियां लगा दी जाती हैं। कई बार उन्हें ये बताया जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम ये क्यों नहीं कर सकते, और कई बार कहा जाता है तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। तो एक कन्फ्यूज़न पेरेंट्स और आसपास के लोग ही शुरू कर देते हैं, उनके बच्चे के मन में डाल देते हैं, जिससे बच्चों को कई बार हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। हर किशोर पर ये परिवर्तनों का, जो भी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, सबका प्रभाव पड़ता है और अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और एक संस्कृति के किशोर में जो प्रभाव है वो अलग अलग हो सकता है दूसरी संस्कृति के बच्चों से। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है, प्रभावित करने वाला कारक है, वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। शरीर में शारीरिक परिवर्तन और बदलती सामाजिक अपेक्षाओं के दो मुख्य पहलू हैं जो किशोरावस्था की अवधि के दौरान पहचान के गठन को प्रभावित कर देते हैं। कैसे करते हैं? सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ किशोरों में पहचान के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? पहला है, समाज के विभिन्न वर्ग किशोरावस्था के दौरान जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं उन पे अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि किसी समाज में यौवनारंभ के समय लड़कियों पर बहुत पाबंदी लगा दी जाती है, ये करो, ऐसे नहीं करो, ये कपड़े अब नहीं पहनने, इस तरह की पाबंदी लगा दी जाती है। तो स्वयं के तत्वों और एक पारंपरिक समुदाय से एक लड़की की पहचान जो बनती है वो शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लड़की की पहचान से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो कि अलग अलग परिस्थितियों में लड़कियों को अलग अलग ढंग से समझाया जाता है, व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार का उन पर फर्क पड़ता है। तो जो पश्चिमी संस्कृति की लड़कियां हैं या शहरी जगहों की लड़कियां हैं वहाँ, और जो गांव में रहती हैं उन लड़कियों का स्वयं की पहचान में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि उनको उस माहौल में रखा गया है। तो अगर हम बात करें सामाजिक प्रसंग की, तो ये दो तरीके से हम समझ सकते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं। एक तो पारंपरिक दृष्टिकोण है, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण में क्या होता है? लड़कियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जैसे वो अपने यौवनारंभ के पीरियड में आती हैं, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा ये कपड़े नहीं पहनने हैं, झुक के चलना है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संस्कृतियों में इस तरीके से उन पर रोक टोक लगा दी जाती है। मासिक धर्म के दौरान बाहर नहीं निकलना है, एक कमरे में बंद रहना है, खुद किचन में नहीं आ सकते हो, इस तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। किशोरों को अपने परिवार पर काफ़ी निर्भर होने की उम्मीद होती है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि किशोर जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे, कोई भी फैसला लेना है हमसे पूछ के लें, उन पर निर्भर रहें। विचारों की खुली अभिव्यक्ति करने की उनको बिल्कुल अनुमति नहीं मिलती। एक किशोर अपने विचार नहीं रख सकता, वो क्या पढ़ना चाहता है, वो क्या खाना चाहता है, वो अपना करियर, अपना जो जीविका कहाँ पर बनाना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसका उस पर कोई हक नहीं होता। उसको अपने विचार अभिव्यक्त करने की अनुमति नहीं मिलती है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में क्या होता है? यौवन आरंभ होने पर भी लड़कियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। जैसे वो पहले थी वैसे वो बाद में भी रहते हैं। काफ़ी स्वतंत्र होने की उम्मीद की जाती है। पेरेंट्स चाहते हैं कि ये लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहें, उन पर कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने पेरेंट्स और बड़ों के सामने। इसके साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण जो पश्चिमी देशों में है, वहाँ पर बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो अपने आप अपना घर खुद स्थापित करें और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने स्टेबल हो जाएं और अपना खुद घर लें और अपने घर में रहें। तो ये फ़र्क होता है सामाजिक दृष्टिकोण का, अलग अलग दृष्टिकोण। परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति की पहचान के गठन पर? किशोरावस्था के दौरान पहचान का गठन पारिवारिक संबंधों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत होती है प्रोत्साहन की और परिवार के सदस्यों के बीच एक सुरक्षित संबंध की।
उनके बीच एक बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए, ताकि उनकी बढ़ती सामाजिक दुनिया का पता लगाया जा सके। फर्म और स्नेही पेरेंटिंग यानी कि सुदृढ़ एवं स्नेहपूर्ण, स्नेहमय पालन पोषण से पहचान का स्वस्थ विकास होता है। अगर पेरेंट्स जो है एक सुदृढ़ और स्नेहमय पालन पोषण करते हैं अपने बच्चों का, तो उनका विकास स्वस्थ विकास होता है, उनके स्वयं का जो विकास है वो स्वस्थ होता है। अभिभावक स्नेहमय का क्या मतलब है? उत्साही हों, स्नेही हों और बच्चों के प्रयासों और उपलब्धियों का समर्थन करने वाले हों। बच्चा जो प्रयास कर रहा है उसमें वो सफल हो या ना हो, लेकिन उसका समर्थन करें, उसका उत्साह वर्धन करें। वे हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर बच्चे की प्रशंसा करें। उनके लिए बच्चे की हर एक छोटी उपलब्धि, चाहे वो 2 बच्चों के साथ रेस में फर्स्ट आया हो तब भी, वो एक छोटी उपलब्धि क्यों ना हो, लेकिन उनका प्रोत्साहन बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर एक उपलब्धि में उनका प्रोत्साहन करना, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें रुचि दिखाना, इंटरेस्ट दिखाना, हाँ अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, इसको ऐसे करो। अपने व्यूज़ थोड़े बहुत देना, जहाँ ज़रूरत लगे उसको अलग तरीके से देना। और किशोरों की भावनाओं के प्रति संवेदनपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हों, ऐसे पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की देखभाल करते हैं। और ऐसे बच्चे के अंदर स्वयं का विकास, जो उनकी आइडेंटिटी बनती है, वो बहुत ही निखर कर सामने आती है और ये आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। कैसे किशोरों के साथ संबंधों को परिवार के लोग सुधारें? एक तो उनके जो अंदर शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनको स्वीकार करें, बार बार उनसे संवाद करते रहें, जानें उनके बारे में, उनकी तारीफ करें, उनको अवसर प्रदान करें कार्य करने के। ये नहीं कि सब काम खुद ही करते जाएं। कई पेरेंट्स होते बच्चों को कोई मौका नहीं देते काम करने का, उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको हर एक चीज़ के अवसर प्रदान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भरोसा रखें अपने बच्चे पर, तभी एक किशोर की एक अच्छी स्वत्व की पहचान बन पाएगी। अब किशोरों में पहचान के गठन पर उनके पीयर ग्रुप का, सहकर्मियों का, दोस्तों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किशोरावस्था वो अवधि होती है जिसमें बढ़ते व्यक्ति को साथियों से समर्थन और स्वीकृति की मजबूत आवश्यकता विकसित होती है। वो चाहते हैं कि उनका एक फ्रेंड सर्कल हो जिनसे उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो। कई बार क्या होता है कि जो माता पिता के विचार हैं और जो दोस्तों के विचार हैं, जो मूल्य हैं उनके, उनमें संघर्ष हो सकता है, क्योंकि वो कई बार मेल नहीं खाते हैं। तो किशोर क्या होता है, वो दोस्तों की ओर ज़्यादा झुके होते हैं। तो इसलिए ये स्थिति कई बार माता पिता और बच्चों के बीच मनमुटाव पैदा कर देती है। साथियों का प्रभाव कई बार सकारात्मक प्रभाव भी डालता है और कई बार नकारात्मक प्रभाव, दोनों प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। परिवार के माहौल में दोनों व्यक्तित्व और जोड़ों को बढ़ावा देने से परिवार एक किशोर की पहचान बनती। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए, उनके दोस्तों के साथ भी दोस्ती कर लें और उनके बारे में भी जानें। व्यक्तित्व से अधिक अवसर और देखने की अपने दृष्टिकोण की क्षमता से तात्पर्य है कि किशोर एक ऐसे माहौल में रहे जहाँ पर वे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। दूसरा, कनेक्टेडनेस एक शब्द है, यानी कनेक्टेड रहें, दूसरों के विचारों और उनके जो अनुभव हैं उनके प्रति खुलापन और संवेदनशीलता होनी चाहिए और सम्मान होना चाहिए, तभी कनेक्टेडनेस बना रहता है। यानी कि किशोरों की जो भावना है उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसे सही तरीके से समझना चाहिए, उनकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आता है भावात्मक परिवर्तन। किशोर बढ़ने की प्रक्रिया में कई भावात्मक परिवर्तन और बदलाव होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके भावात्मक परिवर्तन, जो इमोशंस हैं, वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर शारीरिक एवं जैविक परिवर्तन हो रहे होते हैं। इस वजह से कई बार वो अजीब अजीब से इमोशंस दिखाते हैं। छोटी भी चीज़ पे वो रोने लगेंगे और बड़ी से बड़ी चीज़ पे वो शांत रहेंगे।
तो ये सच है कि किशोर अपने शारीरिक शरीर के साथ व्यस्त होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत परिवर्तन होते हैं, और वो ये कल्पना करते हैं कि दूसरे लोग अपने शरीर और व्यवहार के प्रत्येक पहलू को देख रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि दूसरे लोग उन्हीं को बस देख रहे हैं, उनके अंदर ये भावना आई रहती है। तो इस वजह से वो तनाव में रहते हैं। क्या कारण है भावनात्मक तनाव के? एक तो शारीरिक परिवर्तन के कारण तनाव होता है, दूसरा भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों पे उनके भाव अलग अलग होते हैं, उनके इमोशंस अलग अलग बनते हैं, और सामाजिक परिवर्तन भी होता है क्योंकि समाज के लोग उनको अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, तो जिसके कारण वो प्रभावित हो जाते हैं। और किशोरों में एक मूड स्विंग, बहुत जल्दी जल्दी उनके मूड बदलता रहता है, जिसके कारण जिसका क्या कारण है कि क्योंकि विभिन्न स्तरों पर वो जो भी परिवर्तन है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसमें अपने बारे में जानने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी उनके विचार बदलते हैं, उनका मूड स्विंग होता है। अब चौथा कारक है संज्ञानात्मक परिवर्तन। मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता ही उसको दूसरों जीवों से श्रेष्ठ बनाती है, और मनुष्य में यह असाधारण शक्ति जन्मजात होती है। जन्मजात होने के साथ साथ, क्योंकि उस समय कम विकसित होती है, हमारा जो आसपास का माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसका भी संज्ञान पर हमारे प्रभाव पड़ता है। और जो भी हम बच्चा बचपन से देख रहा है वो उसकी मेमोरी में कहीं ना कहीं उसकी स्मृति में आ जाता है, वो कल्पना करने लगता है, चिंतन और तर्क करने के साथ साथ उसकी मानसिक प्रतिक्रियाओं का धीरे धीरे विकास होने लगता है, और जीवन भर लगभग सभी समस्याओं का हल वो उन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त कर लेता है। किशोरावस्था के दौरान महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं और पहचान बनाने पर उसका काफ़ी असर होता है। ये परिवर्तन जो है वो गुणात्मक भी होते हैं और मात्रात्मक भी होते हैं। किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे बदलाव होते हैं और पहचान बनाने पर उनका काफ़ी असर पड़ने लगता है। ये जो इस समय वो कई स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो उन्होंने कभी अनुभव ना की हो। बच्चे इस समय वो अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, परिकल्पनाएं करने लगते हैं, प्राकृतिक आपदा या भयानक दुर्घटनाओं का असर समझने लगते हैं, उन पर वो विश्लेषण कर सकते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है, वाद विवाद कर सकते हैं। तो इस समय किशोरावस्था के समय बच्चा बहुत ही सृजनात्मक रूप से सक्षम हो जाता है और उनकी कार्यशैली अधिक नियोजित हो जाती है। वे तर्क वितर्क भी करने लगते हैं। किशोरावस्था के दौरान जो भी ज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं उनके विकास, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानेंगे। ज्ञानात्मक विकास का प्रभाव, वास्तविक और आदर्श स्वयं के बीच भेदभाव समझ पाते हैं वो कि वो वास्तविक रूप से क्या है और आदर्श रूप में क्या है। अमूर्त और आलोचनात्मक सोच, क्या चीज़ सामने नज़र आ रही है, क्या चीज़, ज़्यादा चीज़ों के लिए वो आलोचनात्मक सोचते हैं, हर चीज़ की आलोचना करते हैं। कहीं कहीं वो बहुत आदर्शवादी हो जाते हैं और कहीं कहीं उनका व्यवहार बहुत ही विद्रोही हो जाता है। इस समय उनकी भाषा का भी विकास होता है, अलग अलग भाषाएं वो बोलने लगते हैं, उनका एक स्लैग शुरू हो जाता है, यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। एक फ्रेंड सर्कल में अपने कोड वर्ड्स होते हैं, तो वो भी विकास होता है। आत्म जागरूक एवं संवेदनशील हो जाते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं और बहुत ही संवेदनशील होते हैं, वनरेबल हो जाते हैं, जिससे कि काफ़ी चीज़ों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। उनकी सोच रचनात्मक हो जाती है, काल्पनिक होते हैं वो इस समय, अलग अलग स्थितियों के बारे में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, जान सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम अपने आप को, भूकंप आ गया तो कैसे बचाएंगे। वो खुद एक रचनात्मकता और तर्क वाली सोच उनके अंदर आती रहती है। बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, जैसे कि अगर ये हो गया तो क्या करेंगे,
कांच, अगर खिड़की का कांच टूट गया तो साकार प्रक्रिया वाले बालक इसका कारण केवल ये जानेंगे कि पत्थर मारकर तोड़ा गया होगा, और जबकि औपचारिक सक्रियात्मक बालक वो अलग अलग कारण सोच सकते हैं कि तेज आंधी से टूट गया होगा, बिजली गिर गई होगी, बहुत तेज से आवाज़ हुई होगी, या अचानक पत्थर मारकर कांच टूट गया होगा। तो इस तरीके से उनकी सोच बदलती रहती है। इस समय आत्म मूल्यांकन करने लगता है, उसमें रुचि लेता है, अपने आप के गुण और दोष को जानता है, उनको परखने की कोशिश करता है, और इसी अवस्था में वो दीर्घकालीन लक्ष्य बनाता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास का किशोरावस्था पर ये सब भी प्रभाव पड़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा आपको। अगर फिर भी नहीं आया है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करें। एक कुछ प्रश्न है आपके लिए, उन्हें फटाफट लिखिए। यौवन व जघन्यता अवधारणाओं पर चर्चा करें। यौवन के दौरान लड़कियों और लड़कों के प्रमुख शारीरिक और जैविक परिवर्तन की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2, परिवार के व्यक्तित्व को आकार देने में परिवार की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 3, सांस्कृतिक किशोर पहचान को किस हद तक आकार देती है, उदाहरण के साथ समझाएं। और किशोरावस्था के दौरान प्रमुख भावनात्मक व संज्ञानात्मक परिवर्तनों को सूचीबद्ध करें। Thanks for watching my channel. Don't forget to subscribe, like, share and comment. And ready for your chapter 3, food, nutrition, health and fitness. खाद्य, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता. Thank you so much.